गुड इवनिंग गाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के मेवाड़ के बारे में। राजस्थान के मेवाड़ में जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ, उस युद्ध के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये युद्ध इतना प्रसिद्ध है जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखियो, आज तक जितने भी इतिहासकार हुए हैं वो सारे के सारे इतिहासकार जो है उन्होंने हमेशा सच्चाई को छुपाया। इसके कई कारण हैं, मैं इन कारणों पर जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो राजस्थान का इतिहास, जो गौरवपूर्ण इतिहास है, उसको इतना तोड़ मरोड़ के हमें परोसा गया कि आज हमारी हालत ये है कि हम मुगल को तो पीढ़ी दर पीढ़ी जानते हैं, लेकिन आज का युवा महाराणा प्रताप के बारे में पूरा नहीं जानता। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो 18 जून और 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, वह युद्ध अकबर और उदय सिंह द्वितीय के बीच में जो 1567 में लड़ा गया था, उसी का एक परिणाम था। अर्थात 1567 में उदय सिंह द्वितीय और अकबर के बीच में चित्तौड़ पर अधिकार को लेकर के अकबर चाहता था कि चित्तौड़ पर मेरा आक्रमण हो, अधिकार हो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान से चित्तौड़ और जो गुजरात का क्षेत्र है वो खुलते ही पूरे विश्व के अंदर अकबर अपना व्यापार बढ़ाना चाहता था। लेकिन गुजरात और दिल्ली के बीच केवल और केवल एक मेवाड़ ऐसा क्षेत्र था जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। बाकी तमाम जो राजा महाराजा थे, उन्होंने किसी न किसी रूप में अकबर के साथ में संधि कर ली, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो, चाहे राजनीतिक संबंध हो। कैसे भी उन्होंने अकबर के साथ संधि करके और अपने इस कार्यकाल को आराम से गुजार रहे थे। लेकिन मेवाड़, उदयपुर जो था, चित्तौड़गढ़ जो था, राजसमंद जो था, वो अकबर की आंख में कांटे का काम कर रहा था और अकबर चाहता था कैसे भी मैं इसे प्राप्त करूं। इसलिए 1567 में अकबर ने अचानक चित्तौड़ के ऊपर चढ़ाई कर दी। लेकिन दिल्ली के अंदर पीछे से गृह युद्ध की संभावना होने के कारण अकबर को युद्ध बीच में छोड़कर भागना पड़ा। अपने चंपल हाथ में लेकर के अकबर भागा और वापस दिल्ली चला गया और उसका जो चित्तौड़ पर अधिकार का सपना था वो अधूरा नहीं गया। लेकिन 1576 में एक बार फिर अकबर ने पूरी सेना के साथ चित्तौड़ को फतेह करने के लिए चढ़ाई करने का प्रयास किया और 18 जून 1576 में जो युद्ध लड़ा गया, वह युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध का इतिहासकारों ने कभी भी संपूर्ण वर्णन आपको नहीं बताया। क्यों? कि आप जानते हैं कि अकबर के साथ एक मुगल इतिहासकार था और वह इतिहासकार जो है वो आप सब जानते हैं कि अकबर की ही महानता को दिखाने का प्रयास किया, जबकि हकीकत ये है कि उस युद्ध के अंदर अकबर की सेना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। अकबर के खुद इतिहासकार ने लिखा है कि प्रारंभ में जब युद्ध शुरू हुआ तो हल्दी घाटी के अंदर जो राजपूत सेना थी उसने मुगल सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया। लेकिन फिर धोखे से, क्योंकि वो मुगल बड़े धोखेबाज थे और उन्होंने धोखे से अपनी सेना में ये प्रचार प्रसार कर दिया कि भाई बादशाह खुद आ रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए, जबकि अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। अजमेर से आगे पैर रखने की महाराणा प्रताप के सामने अकबर की कभी हिम्मत नहीं हुई
अकबर महाराणा प्रताप से इतना डरता था कि अगर रात को सपने में भी अगर महाराणा प्रताप आ जाते तो अकबर को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। तो मैं पहले तो आपको बताना चाहूँगा इन दोनों ही राजवंश के बारे में, ताकि हमारे युवाओं को पता चले कि मुगल राजवंश और सिंसोदिया राजवंश जो थे उनमें कितने महायोद्धा हुए हैं, कितने राजा महाराजा हुए हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मुगल सम्राट को, जो बाबर से शुरू होता है, यानी मुगल वंश। मुगल वंश में सबसे पहले हम जो लेते हैं वो है बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद में आते हैं जहांगीर, और जहांगीर के बाद में आते हैं शाहजहां, औरंगजेब, और उसके बाद में बहादुर शाह जफर। आज हम इनको पढ़ने वाले हैं। जो मुगल वंश है और वर्सेज आपके सामने जो है वो है सिंसोदिया राजवंश, सिसोदिया राजवंश। सबसे पहला हम लेंगे संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उदय सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय। उसके बाद स्वयं महाराणा प्रताप, अमर सिंह, करण सिंह, उसके बाद राज सिंह, राज सिंह, और राज सिंह के बाद आपके अरविंद सिंह, और अरविंद सिंह के बाद लक्ष्यराज सिंह। लक्ष्यराज सिंह आज भी है। आपको यहां राज सिंह के बाद में एक जगत सिंह का नाम मिलेगा, जगत सिंह। तो थोड़े दिनों के लिए शासन में आए थे। तो पहले तो हमें इन दोनों के राजवंशों को देखना है। और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये देखिए इस प्रकार की ये हल्दी घाटी थी। और गोगुंदा जो जहां पर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ, उस जगह का नाम था गोगुंदा। खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां जो कहां पर है भाई, राजसमंद। ये जो पहाड़ियां हैं, यहां की मिट्टी का रंग हल्दी की तरह पीला होने के कारण इस घाटी का नाम हल्दी घाटी रखा गया, और इस युद्ध का नाम भी हल्दी घाटी युद्ध पड़ा। तो देखो, एक तरफ तो खमनोर है जो राजसमंद की तहसील है खमनोर। तो आपको इसका भी हमें पता करना पड़ेगा कि भाई जो खमनोर है वो एक प्रकार से छोटा सा कस्बा टाइप है जो खमनोर, और इस साइड में जो गांव दूसरा है वो है बलीचा। खमनोर और बलीचा के बीच में ये घाटी है। ये खमनोर बलीचा की तहसील भी है, जिला दोनों का ही राजसमंद है। तो आपको ये दोनों आपके सामने है कि यहाँ पर जो युद्ध हुआ वो कब हुआ। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो हुआ 18 जून और 1500 छिंद।
18 जून 1576 को बहुत ही विशाल युद्ध हुआ। इससे पहले कि हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ें, मैं ये केवल आज आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगले वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध कैसे हुआ। आज मैं थोड़ा इनके बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, मुगल वंश में जब बाबर अफगानिस्तान से चला करके जब भारत आया था, तो ये जानने की जरूरत नहीं है या बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि बाबर के पास कुछ नहीं था। बाबर जो है वो केवल यहाँ पर एक छोटा मोटा व्यापार करते करते आया था, लेकिन जब उसने देखा कि भारत के अंदर अपार संपदा है, तो उसने यहीं पर छोटी छोटी सेना बढ़ा करके और अपना साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास किया। जो प्रथम पीढ़ी आती है वो अपने साम्राज्य का कभी आनंद नहीं ले पाती, तो इस प्रकार बाबर ने भी कोई खुला आनंद प्राप्त नहीं किया। लेकिन बाबर के बाद जब हुमायूं आया, तो हुमायूं जो है वो मुगल इतिहास में सबसे कमजोर शासक माना गया है, जबकि उसी का बेटा अकबर सबसे बड़ा बहादुर शासक माना गया है। हुमायूं बहुत ही डरपोक और बहुत ही कमजोर टाइप का आदमी था, और इसकी मृत्यु भी हम सब जानते हैं कि एक पुस्तकालय के अंदर सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। तो ये इसका कोई खास प्रभाव नहीं था। लेकिन बाद में इसका बेटा जो अकबर हुआ, अकबर महाराणा प्रताप के समकालीन थे। महाराणा प्रताप से लगभग 2 वर्ष बड़े थे, और इनका आपस में लंबे समय तक आपस में जो है युद्ध चला है। कम से कम यह मान के चलो कि 1585 तक, क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है वो 1597 में हो जाती है, लेकिन 1585 के बाद अचानक मुगलों ने अटैक करना ही बंद कर दिया, और वह भी हार तक के बैठ गए। और इधर जो महाराणा प्रताप के एक बहुत ही जाने माने योद्धा अमर सिंह जी जो थे, उनको महाराणा प्रताप ने अपना सर्वस्व जो है सौंप दिया था। तो आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अकबर जो था उसने देखा कि भाई राजपूतों को हराना आसान नहीं है, इसलिए उसने क्या है कि तरह तरह की संधियां शुरू कर दी। कभी किसी के साथ विवाहित संबंध किए, जैसे जोधाबाई के साथ इसने शादी की। जोधाबाई का बचपन का नाम हरकाबाई था, और अकबर और जोधाबाई का दोनों का बेटा था, वो था जहांगीर। अकबर और जोधाबाई का जो बेटा हुआ वो था जहांगीर। जहांगीर भी एक बहुत ज़्यादा शराबी टाइप का आदमी था, शराब में मस्त रहता था। लेकिन उसकी धर्मपत्नी जो है वो हर काम को संभाल लेती थी। उसका नाम था नूरजहां। तो जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। ये देखिए आप, नूरजहां जो थी पूरी शासन की बागडोर, अकबर के बाद जब जहांगीर राजा बना तो दिल्ली सल्तनत को संभालने का काम जो है वो नूरजहां ने किया। जो भी काम होता नूरजहां के नाम पर होता, नूरजहां ने किया। जहांगीर ने तो केवल और केवल अपना समय पास किया, उसमें किसी प्रकार का कोई योद्धा वाला काम नहीं था। लेकिन जहांगीर के एक बेटा था जिसका नाम था खुर्रम खां। खुर्रम खां जहांगीर से ही विद्रोह कर देता है, क्योंकि खुर्रम खां जो थे वो राजा करण सिंह के समकक्ष थे और इनका आपस में बहुत ही अच्छा संबंध था। राजा करण जो थे उनको जो जहांगीर के जब शासनकाल था तो उस समय 5000 मनसूबदार बना करके और उसको एक प्रकार से शाही जो आपका सम्मान होता है ना उससे नवाजा गया था। तो इस प्रकार उस समय मुगलों के पास में क्या है कि जब भी
किसी भी राजा से वो खुश होते तो उसे मुसबदार बना देते। मनसबदार के नाम से एक इनके यहाँ प्रथा थी। किसी के पास 1000 का मनसबदार होता, कोई 2000 का होता, कोई 3000 का होता। जो जितने ज़्यादा संख्या का मनसबदार होता उसका पद उतना ही बड़ा माना जाता। तो यह अधिकतम 10,000 का मनसबदार हुआ करता था जो खुद सम्राट होता। तो 5000 का मनसबदार कौन बन गया था? हमारे यहाँ करण सिंह। हम युद्ध के दौरान पढ़ेंगे कि जब जहांगीर के पास में शासन की बागडोर आ गई तो उसने देखा कि भाई हम इनसे लड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अमर सिंह जो महाराणा प्रताप का बेटा था। एक छोटी सी बात बीच में बता देता हूं। एक बार अमर सिंह की धर्मपत्नी ने अमर सिंह जी से कहा कि भाई हम कब तक इन पहाड़ों में रहेंगे, हम उदयपुर कब जाएंगे, महलों में ऐसा आराम से कब रहेंगे। कहने को तो हम राणा है, महाराणा है, महाराजा हैं और इन जंगलों में भूख में पड़े हुए हैं। जब इस बात की सूचना महाराणा प्रताप को लगी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उनको ऐसा लगा कि भाई मेरी मृत्यु के बाद इन मुगलों से लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। ये लोग तो इनकी गुलामी कर लेंगे या इनसे संधियां कर लेंगे। तो जब अंतिम समय के अंदर महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में चोट लग जाती है और वह चोट इतनी गहरी होती है कि वो धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए उसी चोट के कारण। तो उन्होंने अमर सिंह को बुलाया और अमर सिंह को जब ये कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये लड़ाई कभी समाप्त न हो, तो अमर सिंह ने वचन दिया महाराणा प्रताप को कि पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी मेवाड़ के ऊपर मुगलों को कभी भी शासन नहीं करने दूंगा, अर्थात आखिरी सांस तक लड़ूंगा, कभी मैं संधि नहीं करूंगा और इनके अधीनता कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अमर सिंह ने यह वचन अपने पिता को दिया और अमर सिंह बहुत बड़े योद्धा थे। अर्थात अमर सिंह ने जब 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध लड़ा, दिवेर का युद्ध 1582 में जब दिवेर का युद्ध, दो बार हुआ दिवेर का युद्ध 1582 और 1606 में, तो 1582 के अंदर अमर सिंह ने जो मुगल सैनिक थे उनको गाजर मूली की तरह काट दिया। एक भी मुगल जिंदा नहीं रहा, एक भी मुगल। लेकिन यह बात हमें इतिहासों में नहीं पढ़ाएगी। दिवेर का युद्ध मैं आपको बता दूं, किसी भी कक्षा में 1 से लेके 12 तक कोई भी विद्यार्थी आज तक इतिहास की बुक में इसको नहीं पढ़ा। और नहीं पढ़ने के पीछे कारण साफ था कि अगर दिवेर के युद्ध की चर्चा होती तो यहां बताना जरूरी हो जाता कि अमर सिंह ने और अमर सिंह की सेना ने, जिसमें मराठा भी थे, जिसमें राजपूत भी थे, जिसमें भील भी थे और अन्य धर्म के लोग भी थे, सब ने मिलकर के मुगल सेना को इस तरह से रोका कि एक भी सैनिक जिंदा नहीं रहा। अब आप सोचिए, जब एक सैनिक लड़ने को ही जिंदा नहीं रहा तो रिजल्ट तो वन वे हो गया, एक तरफा हो गया। लेकिन इसके अंदर भी राजनीति की गई और दिवेर के युद्ध की कहीं चर्चा नहीं की गई। क्यों? क्योंकि जो उस समय के जो इतिहासकार थे वो नहीं चाहते थे कि भाई हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ये दिवेर के युद्ध का भी श्रेय राजपूतों को मिले। राजपूतों को इतिहास में जानबूझ करके कमजोर दिखाने का प्रयास किया गया। लेकिन अगर भारतीय इतिहास में से राजपूतों को निकाल दिया जाए, अगर भारतीय इतिहास में से जाटों को निकाल दिया जाए, अगर भारतीय इतिहास में से मराठों को निकाल दिया जाए तो भैया इतिहास रहता ही नहीं। यही कारण था, अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि इनका इतिहास पढ़ करके आने वाले युवा जो हैं
वो फिर बहादुर बने, वो फिर हमसे डट के मुकाबला करे। इसी कारण हमारे इतिहास को दबा के रखा गया। और उसके बाद हम आते हैं जहांगीर का बेटा जो था खुर्रम खां। तो खुर्रम खां जो है वो करण सिंह का एकदम खासम खास हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जहांगीर और अमर सिंह के टाइम में, यानी 1882 के बाद और 1606 के बाद, दो युद्ध के बाद में जहांगीर ने यह स्वीकार कर लिया कि हम राजपूतों को नहीं हरा सकते, हम मेवाड़ को नहीं जीत सकते। इसलिए उसने अपने पिता अकबर से कहा कि यह इम्पॉसिबल है, हम किसी भी सूरत में मेवाड़ पर राज नहीं कर सकते। अगर आपको व्यापार में लाभ लेना है तो हम इनसे संधि कर लें। तो अकबर ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कह सकता, अगर तुम चाहो तो संधि कर लो। तो जहांगीर ने अमर सिंह के बेटे जो करण सिंह जी थे, अमर सिंह के बाद जो करण सिंह अमर सिंह का सबसे बड़ा बेटा था, उनसे संधि करके और उनको 5000 का मनसबदार बना दिया। और करण सिंह जो थे वो खुर्रम खां के खास थे। यहाँ मुगलों के अंदर बेटा कभी भी पिता का पक्षधर नहीं रहा, वो हमेशा राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता को या तो मार दिया, या उसको कमजोर किया, या उसको जंजीरों में जकड़ दिया। ऐसा ही उनका कैरेक्टर था। तो इतिहास गवाह है इस बात का कि खुर्रम खां चाहता था कि जहांगीर जो है उसकी जो राजगद्दी है वो मुझे प्राप्त हो जाए। और जहांगीर जब भी खुर्रम खां को कुछ भी करने के लिए कहता तो वो उसका विद्रोह कर देता, विरोध करता। और इसी प्रकार से धीरे धीरे यानी 1616 तक यह हालात हो गए कि जो एक बार संधि की थी मुगलों के साथ, क्योंकि करण सिंह ने यह सोचा कि हम अगर आगे बढ़ना चाहते तो हमें एक कदम एक बार पीछे होना होगा, हम इनसे संधि कर लेंगे, उसके बाद अच्छी तरह से तैयार होकर के इनसे लड़ाई को लड़ेंगे। और यही हुआ। उन्होंने 16 के अंदर जो हमारा चित्तौड़गढ़ जो है वहाँ किले का निर्माण करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे सेना बढ़ानी शुरू कर दी। और हुआ ये, जब जहांगीर ने ये प्रश्न किया कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा, यानी दबे सवरों में एक प्रकार से वो धमका रहे थे। तो करण सिंह ने साफ कह दिया कि हम जानते हैं क्या होगा, युद्ध होगा और हम इसके लिए तैयार हैं। तो भाई ये इनकी पृष्ठभूमि हमने आज पढ़ी कि इन दोनों परिवारों के बीच, मुगल सम्राट के बीच और सिसोदिया राजवंश के बीच लंबे समय तक आपस में युद्ध चलता रहा। और इस साइड में जो मुगल हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, यहाँ तक करते हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ है वो जहांगीर का बेटा खुर्रम खां जो है वहां तक बढ़ा। उसके बाद ये जो सम्राट है इनमें कोई दम नहीं रहा। लेकिन इस साइड में रासिया तक जगत सिंह जी, अरविंद सिंह ने, हालांकि अरविंद सिंह पिछले यानी ज़्यादा समय नहीं हुआ इनको, 2024 तक इनका प्रभाव रहा है, अभी तो ये इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सिसोदिया राजवंश जो है वो रासिया तक 1682 तक, 1650 से 1682 तक राज सिंह जी का टाइम रहा। तो इन्होंने भी कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और जो हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर के जो चुटपुटिए जो इतिहासकार हैं जिनका ये मानना है कि इस युद्ध का निर्णय नहीं हुआ, वो साफ गलत है। इस युद्ध का निर्णय हो गया था, क्योंकि इस युद्ध में अकबर छुप गया था। अकबर की हिम्मत नहीं हुई कि वो मैदान में आए, लेकिन उस मैदान के अंदर आप सब जानते हैं अकबर सेना के सेनापति मान सिंह थे, और दूसरी तरफ जो हमारे महाराणा प्रताप थे उनके सेनापति जो थे वो जो हकीम खान सूर थे। सूर वास्तव में सूरवीर था,
और अफगानी था। अफगानी हमेशा मुगलों से नफरत किया करते थे और हमारे मुगल सेना को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो यहाँ पर हकीम जो खान सुर है उसने भी कहा कि हम अपने अफगानियों की सेना लेके आएंगे और आपके साथ आपका सहयोग करते हुए हम मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो इस प्रकार से गाइस आज हमने ये पढ़ा है हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, एक तरह का इंट्रोडक्शन था। और हल्दी घाटी युद्ध को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में आज का आपका पार्ट केवल और केवल इंट्रोडक्शन पर था। जय हिंद, जय भारत।